ओके, अस्सलाम वालेकुम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है। सो अब जब आप ये तीन आपके पास हाइड्रोजन है, ये टर्शरी कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन अटैच है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस हाइड्रोजन विच इज़ अटैच टू टर्शरी कार्बन। और यहाँ पे इन हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं विच आर अटैच टू सेकेंडरी कार्बन एंड देन हियर इट इज़ प्राइमरी कार्बन और मिथाइल ग्रुप। Okay, अब when you place these molecules in a magnetic field B naught, तो इसमें of course आपका ये जो हाइड्रोजन है that will start precessing uh, in a circular path with a Larmor frequency। तो ये तो इसका इफेक्ट होगा बी नॉट का। लेकिन इसके साथ साथ ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस हाइड्रोजन की है that will also start moving in a circular path। तो इसमें जब ये इसका सर्कुलर पाथ इसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। लेकिन अपोज करके जब आप इसकी लाइन ऑफ मैग्नेटाइजेशन ड्रा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो मैग्नेटाइजेशन है दैट इज एक्चुअली supporting the magnetic field in the region where this hydrogen is located। तो ये जो अनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट है इस कार्बन का, ये इसकी मैग्नेटाइजेशन को इंक्रीज कर देगा। जैसे अगर हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल वी अज्यूम दैट ये मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला का है, तो बेसिकली इस हाइड्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस हाइड्रोजन की अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसको शील्ड कर रही है। तो इस हाइड्रोजन को ये 1 टेस्ला नज़र नहीं आ रहा, इसको ये लग रहा है कि जैसे 0.99 टेस्ला है, कि यानी कुछ मैग्नेटाइजेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने स्क्रीन कर दी है, वो इस हाइड्रोजन तक पहुंच ही नहीं रही। ओके, अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब इसी मैग्नेटाइजेशन ने दिस मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस सर्कुलेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अलहदा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है और वो यहाँ से इसको सपोर्ट कर रहा है इस रीजन में। तो इस हाइड्रोजन पे यहाँ आके इसकी मैग्नेटाइजेशन को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो लेट्स सी ये इंक्रीज उतनी है जितनी इसकी अपनी हाइड्रोजन की वजह से हुई, तो ये वापस इसमें 0.01 की आप इंक्रीमेंट कर दें इस मैग्नेटाइजेशन वेक्टर की जो यहाँ से आई है। इसी तरीके से ये एक बॉन्ड पड़ा हुआ है, ये भी इसी तरीके से यहाँ पे सर्कुलेट करेगा और इसका भी मैग्नेटिक वेक्टर जब इस हाइड्रोजन के रीजन से गुजरेगा तो वो इसको रीइंफोर्स करेगा, तो इसकी मैग्नेटाइजेशन और बढ़ जाएगी। और फिर टर्शरी या तीसरा कार्बन जो है ये भी यहाँ पे सर्कुलेशन करेगा और ये भी इसकी मैग्नेटाइजेशन को यहाँ पे इन्हांस कर देगा। सो इन ऑल केसेस the magnetization due to the anisotropic effect of attached methyl, they will enhance magnetization here। तो ओवरऑल जो मैग्नेटाइजेशन है दैट विल बी मोर देन व्हाट यू हैव प्लेस्ड हियर। सो लेट्स से कि ये मैग्नेटाइजेशन जो है वो 1 टेस्ला यहाँ पे है। तो इस हाइड्रोजन को जो मैग्नेटाइजेशन फील हो रही है दैट इज 1.2 टेस्ला। इस वजह से इसका जो प्रिसीशन होएगी या इस हाइड्रोजन की जो वॉबलिंग है वो 1.2 टेस्ला के पर्सपेक्टिव में होगी, तो इसकी लार्मर फ्रीक्वेंसी लार्जर हो जाएगी। सो लार्ज लार्मर फ्रीक्वेंसी, तो लार्ज लार्मर फ्रीक्वेंसी की वजह से इसको आपको जो केमिकल शिफ्ट है या जो उसकी वेवलेंथ है, आप जो फ्रीक्वेंसी है रेडियो फ्रीक्वेंसी की, वो आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस वजह से इसका जो डेल्टा वैल्यू है केमिकल शिफ्ट जो है दैट विल बी लार्जर। अब सेकेंडरी में हमारे पास सिर्फ 2 ये सब्स्टिट्यूएंट हैं जो इसकी मैग्नेटाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं।
तो ये 1.1 टेस्ला होगा और इसमें कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब इसका 0.9 टेस्ला ही रहेगा। तो अब ये देख लें कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। दिस इज द लीस्ट फ्रीक्वेंसी वी नॉट, नो, इसको हम लार्मर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा नॉट से इंडिकेट करते हैं क्योंकि वो एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो इसकी लीस्ट एंगुलर वेलोसिटी है लार्मर फ्रीक्वेंसी इसकी, इसकी मीडियम एंगुलर वेलोसिटी है मीडियम ओमेगा नॉट, और इसकी हाईएस्ट एंगुलर वेलोसिटी है। उस वजह से इनकी जो केमिकल शिफ्ट है वो भी, अगर आप इसकी बात करते हैं, लेट्स से कि ये अब्जॉर्ब होती है 1.97 में, आई ट्राई टू बी लिटिल बिट रियलिस्टिक, तो 0.97 ppm पे अगर ये अब्जॉर्ब होता है, तो मिथाइलिन CH2, बिकॉज इट हैज़ ए लार्मर एंगुलर वेलोसिटी विच इज़ हायर, so that will go above 1, so maybe 1.2 ppm। और इसमें चूंकि लार्मर फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो इसकी जो ppm है वो 1.6 या 1.7 ppm तक मूव कर सकती है। तो इस वजह से इनमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो हम ये कहते हैं कि जब आपका जो कार्बन है ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की फॉर्म में होता है, एंड ऑल ऑफ देम आर sp3, ये याद रखना कि ऑल ऑफ देम आर sp3, then the chemical shift of tertiary will be highest, and then secondary and the methyl and primary carbon hydrogen, they will be having lowest chemical shift। okay, so ये आपको क्लियर हो गया है? यस यस सर। सर एक और क्वेश्चन, यस, अगर अगर टर्शरी कार्बन में मतलब एक CH3 की जगह मतलब अगर हेट्रो एटम आ जाए, OH आ जाए या NH2 आ जाए, तब भी राइट, ये टर्शरी की सबसे ज्यादा होगी? एग्जैक्टली। फिर तो उसका दूसरा इफेक्ट शुरू हो जाएगा ना। अगर आप सपोज करें कि ये कार्बन टर्शरी कार्बन है, लेकिन एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे OH है, देन अब आपका जो मेजर इफेक्ट है वो इस इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप का है, कि वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो शील्डिंग है उसको ही ख़त्म कर देगा। तो वो मैग्नेटाइजेशन को बहुत ज़्यादा चेंज करेगा। ओके, तो इससे ओके लार्मर सर। फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत बढ़ जाएगी और इसकी केमिकल शिफ्ट अराउंड 4 ppm अपीयर होगी, क्योंकि अब इसमें ऑक्सीजन अटैच है। तो ऑक्सीजन जब भी अटैच होगा कार्बन के साथ, तो उस कार्बन के हाइड्रोजन इतने डीशील्डेड हो जाएंगे कि उनकी केमिकल शिफ्ट जो है वो 4 ppm तक मूव कर जाएगी। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ख्याल है। ओके, मेरा ख्याल है कि अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, all right, so today we are starting lecture 23, and we will discuss three very important characters or features of प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम। सो अगर आपके पास एक स्पेक्ट्रम अगर आप देखें किसी भी कंपाउंड का, तो उसमें आप देखेंगे कि एक हॉरिजेंटल लाइन जो बेस लाइन है, इसके साथ साथ आपको कुछ पीक्स नज़र आती हैं इस तरीके से। सो और ये ओके, तो इसमें हमें बहुत सारी फीचर इसके अंदर नज़र आ रही हैं। सबसे पहली फीचर जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं वो है केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट क्या है कि हर जो क्लस्टर है पीक का, उसका जो सेंट्रल पॉइंट है, अच्छा मैं पहले सिंपल स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ टू अवॉइड सम कंफ्यूजन। चलें, हमारे पास इस तरीके से ये 4 पीक इसके अंदर नज़र आ रही है। तो हर पीक का जो सेंटर है ना, जहाँ पे ये टच करती है इस बेस लाइन को, तो ये इसकी पोजीशन है। तो ये पोजीशन हमें बताती है दीज आर केमिकल शिफ्ट डेल्टा वैल्यू, एंड दैट इज मोस्टली गिवन इन ppm।
नॉर्मली एक एंड पे हम 0 रखते हैं, दूसरे एंड पे आप 12 ppm तक जा सकते हैं, और उसके बाद हमें 1 2 3 4 ppm पे डिफरेंट सिग्नल मिलते हैं। तो पहला करैक्टर जो आपने नोट करना होता है वो होता है केमिकल शिफ्ट। तो केमिकल शिफ्ट जिस एरिया में नज़र आएगी आपको उस नेचर के कंपाउंड इसमें आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो यहाँ अगर मैं इसको 7 कर देता हूँ और यहाँ मैं इसको 5 कर देता हूँ, यहाँ मैं इसको 3 कर 2 या 2 ही कर देता हूँ चले, जस्ट टू गिव सम इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ दिस कंपाउंड। सो यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ एक और पीक ले लें। तो हमें ये जो इनकी पोजीशन है या इनके जो केमिकल शिफ्ट है उससे आइडिया होता है कि किस किस्म के हाइड्रोजन हम डील कर रहे हैं। तो अगर आपको पीक 7 के एरिया में नज़र आ रही है तो ये क्या बताएगी? What will indicate if you see any signal in chemical shift 7 ppm? Sorry? एरोमेटिक सर, एरोमेटिक। एरोमेटिक, वेरी गुड। कि हमें ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर कोई एरोमेटिक रिंग है और उस रिंग के ऊपर कुछ हाइड्रोजन लगे हुए हैं और वो हाइड्रोजन यहाँ अब्जॉर्ब कर रहे हैं। अच्छा, हमें 5 पे अगर कोई पीक नज़र आ रही है तो ये क्या हमें बताएगी? शाबाश, आपको थोड़ा सा वैल्यू याद हो जानी चाहिए जी। sp2 एल्कीन, वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई डबल बॉन्ड है जिसकी कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। ओके, यहाँ हमें 3 और 4 के दरमियान एक पीक नज़र आ रही है। तो ये क्या हमें बता रही है? ये बता रही है कि कोई ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच है और उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। ओके, क्योंकि वो 3-4 के करीब, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब ऑक्सीजन किसी भी कार्बन के साथ अटैच होगी तो उस कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो 3 और 4 के करीब, तकरीबन 4 के करीब अब्जॉर्ब होता है। अच्छा, हमें 2 पे एक पीक नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये है कि कोई टर्शरी कार्बन आपके कंपाउंड के अंदर मौजूद है और उसके बाद 1 पे है, ये इंडिकेट करता है कि ये CH3 या CH2 वगैरह इसके अंदर हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको केमिकल शिफ्ट की बेस पे थोड़ा सा गैस आपने करना है कि किस किस्म के प्रोटॉन आपके मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है। ओके, इसके साथ जब केमिकल शिफ्ट आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देन नेक्स्ट एरिया इज केमिकल इक्विवेलेंस। केमिकल इक्विवेलेंस का मतलब ये है कि अगर कोई प्रोटॉन, एक एटम के ऊपर 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, अगर ये केमिकली इक्वल हैं, they will have same chemical shift, so they will appear at the same position. ओके, तो इस तरह का जो फिनोमिना होता है कि जिसमें जो हाइड्रोजन केमिकली इक्विवेलेंट है वो एक ही जगह पे अपीयर होंगे। उसके बाद हम बेसिकली देखते हैं कि जितने भी जो नंबर ऑफ सिग्नल अगर आपको स्पेक्ट्रम में नज़र आते हैं, जितने नंबर ऑफ सिग्नल आपको नज़र आएंगे उतने ही केमिकली नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन आपके मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है। मसलन अगर 2 पीक आपको नज़र आती हैं तो ये बता रही है कि आपके कंपाउंड में 2 तरह के हाइड्रोजन हैं जो कि केमिकली नॉन इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि अगर वो केमिकली इक्वल होते दे शुड हैव इक्वल, दे शुड हैव द सेम केमिकल शिफ्ट। सो आपने जो सेकंड आपने करैक्टर इसमें डिटरमिन करना होता है वो आपने देखना होता है नंबर ऑफ पीक। सो नंबर ऑफ पीक आपको बताती है कि कितने डिफरेंट किस्म के हाइड्रोजन आपके मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हैं। तीसरा जो है वो है जो स्प्लिटिंग है। सो सिग्नल स्प्लिटिंग, सिग्नल स्प्लिटिंग, तो कुछ सिग्नल जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं। जिस तरीके से ये हाइड्रोजन, ये एक पी की बजाय सपोज करें कि आपको एक बहुत ही करीब करीब
दो पीक में डिवाइड होता हुआ नज़र आएगा। तो ये बता रहा है कि शायद इसमें दो डिफरेंट किस्म के हाइड्रोजन हैं, बट हम ये लर्न करेंगे कि दे आर एक्चुअली स्प्लिटेड हाइड्रोजन। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आपको इस तरीके से एक पैटर्न नज़र आता है जो कि बड़ा क्लोजली स्पेस है, तो उसका मतलब ये है कि ये सिग्नल बेसिकली स्प्लिट हो गया है इन इन मल्टीपल पीक। तो ये जो स्पिन स्प्लिटिंग है, ये बताती है नेबरहुड कि हाउ मैनी डिफरेंट नेबर्स आर प्रेजेंट अराउंड दैट सिग्नल। ओके, तो ये दो चीज़ें आज हमने लर्न करनी है, केमिकल इक्विवेलेंस एंड सिग्नल स्प्लिटिंग। तो इस बैकग्राउंड के साथ हम स्टार्ट करते हैं। चलें जी। सो केमिकल इक्विवेलेंस क्या है कि द नंबर ऑफ सिग्नल in proton NMR spectrum shows you how many different kind of protons or hydrogen are present in your molecule. ओके, आप सिंपल सिग्नल काउंट करें, कितने सिग्नल हैं आपके स्पेक्ट्रम में। जितने सिग्नल होंगे उतने ही केमिकली डिफरेंट प्रोटॉन उसके अंदर। केमिकली डिफरेंट का मतलब यह है कि वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ, डिफरेंट एटम के साथ अटैच है। अच्छा, the proton with the same chemical environment are said to be chemically equivalent. So chemically equivalent protons are chemical shift equivalent as well, क्योंकि उनकी केमिकल शिफ्ट सेम होती है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो उनके अंदर शील्डिंग भी सेम ही होगी एक ही तरह की, और अगर वो सेम इन्वायरमेंट में है तो बाकी जो मॉलिक्यूल का नेबरहुड है वो भी दोनों प्रोटॉन पे या तीनों प्रोटॉन पे एक जैसे ही एक्ट कर रहा होता है। सो दे विल शो एट द सेम केमिकल शिफ्ट। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा एक मॉलिक्यूल अगर दिया हुआ है तो हाउ मैनी केमिकली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन इट हैज़। तो उसके लिए हम एक टेस्ट यूज़ करते हैं जिसको फैंटम टेस्ट कहते हैं। फैंटम टेस्ट में ये कहते हैं कि जो हाइड्रोजन आपको डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, जो सो कॉल्ड आइडेंटिकल नज़र आ रहे हैं, तो आप उनको एटम जी के साथ चेंज कर दें दोनों को, और फिर उन दोनों जो नए मॉलिक्यूल बनेंगे उनको आप कंपेयर करें कि उनका रिलेशनशिप क्या है। अगर तो उनका रिलेशनशिप ऐसा है कि दे मेक सेम प्रोडक्ट, देन द प्रोटॉन्स आर कॉल्ड केमिकली इक्विवेलेंट, और उनको हम होमोटॉपिक हाइड्रोजन कहते हैं। होमोटॉपिक प्रोटॉन्स। ऑलराइट, अगर आप फैंटम टेस्ट अप्लाई करने के बाद अगर वो दो मॉलिक्यूल जो है वो लुक लाइक ए पेयर ऑफ एनेंशियोमर, देन दीज हाइड्रोजन्स आर एनेंशियोटॉपिक, और ये केमिकली इक्विवेलेंट होंगे, उनका एक ही केमिकल शिफ्ट होगी। ओके, अगर एनेंशियोटॉपिक हैं तो उनकी केमिकल शिफ्ट एक ही रहेगी। अगर आपके जो मॉलिक्यूल हैं दे अपीयर लाइक डाइस्टीरियोमर, देन दीज प्रोटॉन्स आर डाइस्टीरियोटॉपिक, और ये केमिकली नॉन इक्विवेलेंट होंगे, दे विल प्रोड्यूस डिफरेंट सिग्नल। उनकी केमिकल शिफ्ट डिफरेंट होगी, तो दे विल प्रोड्यूस डिफरेंट केमिकल शिफ्ट। ओके, तो ये टेस्ट हम करते हैं। तो चलें हम एक मॉलिक्यूल को देखते हैं। ये मिथाइल क्लोराइड है CH3, और इसके साथ क्लोरीन अटैच है। हमारे पास 3 हाइड्रोजन हैं, 1 2 3। क्वेश्चन ये है कि ये केमिकली इक्वल हैं या डिफरेंट हैं। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हर हाइड्रोजन को हम 3 मॉलिक्यूल ड्रा करेंगे। ओके, सो 3 मॉलिक्यूल में मैं यहाँ स्पेस के लिए इसको ओपन किया, तो आप 3 मॉलिक्यूल इसी पैटर्न पे ड्रा कर दें। उन पे हाइड्रोजन आप ना लगाएं, और इसी तरीके से तीसरा, आप जितने आपके पास हाइड्रोजन है उतने नए मॉलिक्यूल आप ड्रा कर लें। सारी चीज़ें बाकी अटैच करें, बट डोंट अटैच एनी हाइड्रोजन। तो आप सबसे पहले इस पोजीशन पे हाइड्रोजन की जगह पे जी रख दें, फिर उसके बाद दूसरे एटम में यहाँ पे जी रख दें,
और तीसरे मालिक्यूल में यहाँ जी रख दें, और उसके बाद चौथे पे तो ये वही रिपीट हो जाएगा। तो बाकी आप सारे हाइड्रोजन यहाँ पे उसी तरीके से अटैच कर दें। तो इस तरीके से आपके पास 3 फैंटम मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब इन 3 फैंटम मॉलिक्यूल जो यहाँ ड्रा किए हुए हैं, आपने कंपेयर करना है कि ये आपस में किस तरीके से रिलेट करते हैं। हमें ये पता है कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, इनके दरमियान रोटेशन होती है, ये यहाँ से यहाँ पे रोटेट करता रहता है। तो अभी आप मुझे बता सकते हैं कि ये तीनों मॉलिक्यूल आपस में इनका क्या रिलेशनशिप है? क्या ये आपने 3 में से एक चूज करना है कि आर दीज 3 मॉलिक्यूल सेम, आर दीज मॉलिक्यूल्स एनेंटियोमर, या दीज आर डायस्टीरियोमर। सो इनमें से आप किस ऑप्शन को चूज करेंगे? सर ये कार्बन जो इसके साथ लगा हुआ है, ये इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं लगे हुए, 3 ग्रुप्स आइडेंटिकल हैं, तो ये स्टीरियो आइसोमर्स तो हो ही नहीं सकते। ओके, ठीक है। आप इसमें से 3 कोई ऑप्शन लेने हैं ना, आपने कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? सेम। इट इज सेम। ओके, चलें जी, अब्दुल्ला आप बताएं। एक 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 ने तो वोट कर दिया है, आप बताएं आपको क्या लगता है? Sir, I think they are same. सॉरी, Sir, I think they are same. सेम। ओके, चलें जी, समरीन आप बता सकती हैं बेटा? मुझे भी सेम ही लग रहे हैं। ओके, गुड। मरियम? मरियम, आर यू देयर? Okay, I think he's not available, but let's see. Tahreem. Sir, I think same. Okay, good. Well, all of you are right. अब इसमें सिर्फ आपने ये देखना है कि पहले जिस तरह ये पहले बात हुई है कि इसके अंदर कोई स्टीरियो सेंटर ही नहीं है, तो वी कैन नॉट टॉक अबाउट दिस एनेंटियोमर डायस्टीरियोमर, तो आप डायरेक्ट इस पे आते हैं। लेकिन ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा कम्प्लेक्स भी हो सकता है, तो आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि इट कैन बी रोटेटेड। जब फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल को अगर हम देखते हैं, अगर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पे रोटेशन करें तो ये पूरा मेथल एक फ़ैन की तरह रोटेट करेगा, और ये जी जो है ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे मूव करेगा और ये हाइड्रोजन इस जगह पे, तो दीज 2 मॉलिक्यूल विल बिकम आइडेंटिकल। और यही चीज़ आपके इस मॉलिक्यूल में भी है कि अगर आप इसको रोटेट करें इस साइड पे, तो जी जो है यहाँ पे एंड अप हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल भी इसी मॉलिक्यूल का एक रिफ्लेक्शन बन जाएगा, उससे आइडेंटिकल हो जाएगा। सो दैट मीन दीज 3 हाइड्रोजन्स आर होमोटॉपिक, और होमोटॉपिक का मतलब यह है कि इनकी एक ही सिग्नल आएगी। ओके, तो आपको आल्दो इसमें सिग्नल एक ही आएगा, लेकिन इसमें आगे जाके हमें पता चलेगा कि 3 को कैसे हमने सेपरेट करना है। हाउ विल नो दैट दिस सिग्नल इज 1 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, वो हम आगे इसको लर्न करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग वी विल से दैट दिस मॉलिक्यूल विल प्रोड्यूस ओनली 1 पीक। ओके, ऑलराइट, चलें जी, नेक्स्ट ये मॉलिक्यूल बताएं। इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, तो आप ये हाइड्रोजन तो ऑब्वियसली इन दोनों हाइड्रोजन से डिफरेंट है, क्योंकि ये डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट में है। इसकी इन्वायरमेंट में देखें कि ये क्लोरीन के बहुत करीब है, और ये डायरेक्टली क्लोरीन से सिर्फ 2 बॉन्ड अवे है। सो इसकी इन्वायरमेंट क्लोरीन के हिसाब से तो एक है, लेकिन ये 2 हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से नहीं मिलते, सो दे आर नॉट सेम, क्योंकि ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के करीब है, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से बहुत दूर है, तो इनकी इन्वायरमेंट एक जैसी नहीं है। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से बहुत दूर है। सो राइट अवे वी विल से दैट ओके, दिस हाइड्रोजन इज केमिकली डिफरेंट। व्हाट अबाउट दीज 2 हाइड्रोजन? आप बता सकते हैं? चले गैस करें। अब्दुल्ला आप बताएं।
सर सर ये जो आपने रेड वाली पॉइंट की है, दूसरी कौन सी थी? देखिए ये दो हाइड्रोजन जो है ना आपस में, जी सर। जी इनको सर। बताना है कि ये आइडेंटिकल हैं, इन दोनों की पीक एक ही आएगी या इनकी दो डिफरेंट केमिकल शिफ्ट होंगी। इसकी तो हमने बता सर दिया कि इट विल हैव ए डिफरेंट केमिकल शिफ्ट। जी इसकी सर, क्या होगी? इनकी सर सेम है, आइडेंटिकल होगी। इनकी आइडेंटिकल आप कह रहे हैं। अच्छा चले, मैं नेक्स्ट, हसन आपसे, हाँ हसन है या हसान है आपका नाम? हसान है सर। हसान है। हसान, आप बताएं कि ये दोनों हाइड्रोजन आइडेंटिकल होंगे, सेम पीक देंगे या डिफरेंट पीक आएगी इनकी? सर कौन से वाले हसान को कह रहे हैं आप? हसान दो हैं? यस सर, दो हैं। सर एक हसान अहमद है और एक हसान है। अच्छा हसान अहमद बताएं। सर डिफरेंट होंगे। आप डिफरेंट कह रहे हैं, अब्दुल्ला ने सेम कहा है। चले लेट्स सी कि अब कौन जीतता है। राबिया आप बताएंगी? सही डायस्टीरियोटॉपिक। आप डायस्टीरियोटॉपिक कह रहे हैं, आप तो बहुत प्रिसाइज हो गई हैं। तो इसका मतलब केमिकल शिफ्ट जो है वो सेम है या डिफरेंट होगी? डायस्टीरियोटॉपिक का अगर आपने कह दिया तो पिछली स्लाइड में बताया था कि डायस्टीरियोटॉपिक विल ऑलवेज बी केमिकली डिफरेंट। ओके, सो इसका डिफरेंट प्रोटॉन होगा। आप इसका फैंटम टेस्ट करके देख लें इन दोनों का। ओके, अब ये इस हाइड्रोजन को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इसे तो हमने पहले ही कह दिया है कि ये डिफरेंट है। अब इन दोनों को देखें कि एक दफ़ा मैंने जी यहाँ पे रखा है और दूसरी दफ़ा जी मैंने दूसरे हाइड्रोजन पे रखा है। अब ये मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल को गौर से देखें आपस में। अगर क्लोरीन और जी को आपस में देखें, कंपेयर करें, यहाँ क्लोरीन और जी एक सिस कन्फर्मेशन में है और यहाँ क्लोरीन और जी जो आपस में ट्रांस कन्फर्मेशन में है। तो इसका मतलब यह है कि सिस और ट्रांस कभी भी सेम मॉलिक्यूल नहीं होते, दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब यह है कि दे आर डायस्टीरियोमेरिक, और डायस्टीरियोमेरिक होने की वजह से दे आर केमिकली नॉन इक्विवेलेंट, सो केमिकली डिफरेंट। तो केमिकली डिफरेंट होने की वजह से इनकी जो केमिकल शिफ्ट है, केमिकल शिफ्ट विल बी डिफरेंट। तो इसके अंदर कितने सिग्नल आएंगे फिर? इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास 3 सिग्नल आएंगे। इसका, इस हाइड्रोजन का अलहदा सिग्नल आएगा, ये हाइड्रोजन भी डिफरेंट हो गया है, ये हाइड्रोजन भी डिफरेंट हो गया है। तो हमें इसमें 3 हाइड्रोजन हैं तो 3 सिग्नल इसके अंदर से मिलेंगे। सो इट्स a diastereomeric and 3 peaks will appear। चलें जी, इसकी बताएं। ये इसमें 4 बेसिकली हमारे पास 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं और उसके बाद 4 हाइड्रोजन रिंग के अंदर हैं। तो टोटल आपके पास 10 हाइड्रोजन है। तो कितनी पीक आएंगी इसकी? सेवन। यस, आप 7 कह रही हैं? मैंने 7 सुना है, 7 कह रही हैं आप? सर 3। 3। ओके, चलें, कोई और बताएगा जो एग्री करता है या डिसएग्री करता है? सर चलें, 3 पीक्स। ओके 3। अच्छा ये देख लें आप कि पहले मेथल को हम डिसाइड कर लेते हैं ताकि ये एक साइड पे लगे। मेथल के ऊपर जब भी हाइड्रोजन लगे होंगे ना, तो मेथल मोस्टली किसी भी एटम के साथ अगर अटैच हो तो इसमें रोटेशन होती है। और रोटेशन का मतलब ये है कि अगर आपका एक हाइड्रोजन किसी भी इन्वायरमेंट में है तो दूसरा भी रोटेशन की वजह से उसी इन्वायरमेंट से गुजर रहा होता है। तो मेथल के हाइड्रोजन हमेशा केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं। तो ये हमारे पास ये तीनों हाइड्रोजन सेम है, तो तीनों हाइड्रोजन की एक ही पीक आएगी। इसी तरीके से इस हाइड्रोजन की भी एक पीक आएगी। अच्छा, अब ये देखें कि अगर हम यहाँ फैंटम एटम लगाते हैं तो इस मॉलिक्यूल, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसको आप रोटेट करेंगे तो वो
दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। या अगर आप कहें कि यहाँ पे अगर आप मिरर प्लेन रख दें तो इस हाइड्रोजन की रिफ्लेक्शन ये है, इस हाइड्रोजन की रिफ्लेक्शन ये है, इस मेथल की रिफ्लेक्शन ये है। तो ये बड़ा एक तरह का एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो इस सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में हमारे पास जो पीक होती हैं, जो आइडेंटिकल हाइड्रोजन, जो सिमेट्रिकल हाइड्रोजन है, उनकी सेम होती है। तो दे आर इन ए सेम केमिकल एनवायरनमेंट। तो जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दे आर केमिकली इक्विवेलेंट। दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन इज आल्सो केमिकली इक्विवेलेंट। और ये मेथल ये भी आपस में केमिकली इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये प्लेन मिरर में है, ये आइडेंटिकल इन्वायरमेंट में है। जिस तरह की इन्वायरमेंट इस हाइड्रोजन को मिल रही है, वही इन्वायरमेंट इस हाइड्रोजन को मिल रही है। जिस इन्वायरमेंट में ये हाइड्रोजन है, उसी इन्वायरमेंट में ये हाइड्रोजन है, क्योंकि ये भी मेथल के उतना ही करीब है, ये भी मेथल के उतना ही करीब है। अच्छा, अब इस हिसाब से हमारे पास ये आ गए 3। लेकिन अगर मैं कहूं कि मिरर हमने यहाँ पे भी रखा हुआ है, तो उस मिरर के हिसाब से तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन भी सेम हो जाते हैं, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन भी सेम हो जाते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन उसी इन्वायरमेंट में है जिसमें ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। सो ऑल ऑफ देम आर केमिकली इक्विवेलेंट। इसका जो जो अगर आप थोड़ा सा लॉन्गर प्रोसीजर करना चाहते हैं तो वो ये कि आप यहाँ एक मेथल लगाएं और एक मेथल यहाँ लगाएं और इसको जी कर दें, और इसी तरीके से दूसरा मॉलिक्यूल बनाएं, उसमें जी ग्रुप को यहाँ पे इंडिकेट कर दें। फिर तीसरा मॉलिक्यूल बनाएं और ये मेथल है और ये भी मेथल है, और अब जी को यहाँ पे लगा दें, और चौथा मॉलिक्यूल आप यहाँ बना के उसमें जी को यहाँ लगा दें। अब आप देखें ये सारे मॉलिक्यूल, अगर ये जी, अगर आप थोड़ा सा रियलिस्टिक होएं और यहाँ पे जी की बजाय क्लोरीन लगा दें, तो आप देखेंगे कि सब मॉलिक्यूल का सेम ही नाम है, क्योंकि ये सब क्लोरीन जो है वो आर्थो है। आप इसका जो भी नाम रखेंगे सारे मॉलिक्यूल का, इट विल बी द सेम नेम। अब अगर उनका नाम सेम है तो ये सारे चारों के चारों हाइड्रोजन जो है, दैट मीन दे आर केमिकली इक्विवेलेंट। ओके, सो हमें यहाँ पे सिर्फ 2 पीक मिलेंगी। एक सेट ऑफ पीक इन 4 हाइड्रोजन का जो बेंजीन रिंग के साथ हैं, और दूसरी 2 पीक इन 2 मेथल की मिलेंगी। तो दे आर जस्ट 2 पीक मॉलिक्यूल। अच्छा, इस मॉलिक्यूल में हमारे पास देखें कितने हाइड्रोजन हैं, लेकिन अगर हम देखें कि ये मेथल इज सेम एज दिस मेथल, क्योंकि आप चाहे इस साइड पे इसको देखें, ये CH2 के करीब है और ये भी CH2 के करीब है, उसके बाद ये CH2 आगे, ये CH2 आगे, तो इट इज़ आइडेंटिकल। सो इन दोनों मेथल की सेम पीक आएगी। ये मेथल जो है, जो मिथाइलिन है, ये एक साइड पे मेथल के साथ अटैच है, दूसरी साइड पे मिथाइलिन के साथ अटैच है। और यही सिचुएशन इस मेथिलीन की है कि ये भी एक साइड से मेथल के साथ अटैच है, दूसरी साइड से मिथाइलिन के साथ अटैच है। तो इसका मतलब ये है कि मिथाइल और मैथिलीन की पीक ये थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। तो दिस इज पीक नंबर 1 हियर, दिस इज पीक नंबर 2। अब ये CH2 और ये CH2 ये आपस में आइडेंटिकल हैं, ये CH3 ये आपस में आइडेंटिकल हैं। तो अभी तक हमारे पास सिर्फ 2 पीक आई। इसके बाद ये अगर आप नेक्स्ट मूव करते हैं तो दिस मैथिलीन इज नेक्स्ट टू ए मिथाइलिन एंड मिथाइलिन। इसी तरीके से ये मैथिलीन भी एक साइड पे मैथिलीन और दूसरी साइड पे मैथिलीन के करीब है। तो ये इस मैथिलीन से स्लाइटली डिफरेंट है, क्योंकि इसके नेबर में CH3 है और CH2 है, इसके नेबर में दोनों ही CH2 हैं। देयरफॉर ये दोनों जो हैं ये आपस में आइडेंटिकल हैं, ये दोनों आपस में आइडेंटिकल हैं, और उसके बाद मेथल आपस में आइडेंटिकल हैं। तो दैट वे वी विल गेट ओनली 3 पीक।
अच्छा, इस मॉलिक्यूल में हमारे पास 1 2 3 4 हाइड्रोजन हैं, तो आप गेस कर सकते हैं कितनी पीक होंगी? Three peaks. इसमें ज़्यादा इशू इन दोनों का तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि दे आर केमिकली डिफरेंट। ये तो ऑब्वियस है कि ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ये कार्बन क्लोरीन के साथ है, यहाँ CH2 है। तो असल इशू है इन दोनों का, ये हमने डिसाइड करना है कि ये दोनों केमिकल इक्विवेलेंट है या नहीं है। ये तो ऑब्वियस है कि ये दो है। इनके बारे में बताएं क्या होगा। या एक चीज़ मैं यहाँ आपको क्लू देने लगा हूँ कि जब भी आपके कंपाउंड में एक कायरल सेंटर होता है ना, उसके साथ जो CH2 होता है, दे आर ऑल केमिकली डिफरेंट। सो 2 hydrogens, 2 H atoms on a carbon next to a chiral center are always chemically different. सो इनकी केमिकल शिफ्ट जो है वो डिफरेंट होगी। तो ये चूँकि कायरल सेंटर है, इसके साथ जो मैथिलीन है, तो ये दोनों आपस में डिफरेंट होंगे। तो हमारे पास 1 2 3 4 इसमें पीक आपको मिलेंगी। इसी तरीके से इस मॉलिक्यूल में हमारे पास यहाँ पे एक कायरल सेंटर है, दिस इज़ डिफरेंट पीक, दिस इज़ डिफरेंट हाइड्रोजन। अब ये मैथिलीन इसके साथ है, तो दैट विल बी स्प्लिट इनटू 2। तो ये CH2 जो है आपस में केमिकली डिफरेंट होंगे। जिस तरह ये CH2 केमिकली डिफरेंट था, उसी तरीके से ये केमिकली डिफरेंट है, ये भी केमिकली डिफरेंट है, ये भी केमिकली डिफरेंट है। ये 3 हाइड्रोजन केमिकली आइडेंटिकल हैं, ओके, बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम द मिथाइलिन। और प्लस रोटेशन की वजह से ये अपनी इन्वायरमेंट सेम ही सैम्पलिंग करेंगे। सो हमारे पास टोटल पीक होंगी 1 पीक ऑफ दिस मैथिलीन, 1 पीक ऑफ दिस मैथिलीन मिथाइल सॉरी, एंड देन थर्ड 4 5 6 7 8 एंड 9। तो टोटल हमारे पास 9 पीक इस मॉलिक्यूल की मिलेगी। तो इसको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तो आप मॉलिक्यूल से उसका जो NMR स्पेक्ट्रम है वो प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रल। ये मैंने बताया कि जो प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट हैं, उनकी पीक एक ही जगह अपीयर होगी और वो उस सिग्नल में कंट्रीब्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक सिग्नल 2 केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन की वजह से है, तो उसकी पीक डबल हाइट पे होगी। और अगर एक सिग्नल जो है वो 3 केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन की वजह से है, तो उसकी पीक 3 टाइम बिगर हो जाएगी। तो ये जो इसकी जो हाइट है, जो पीक की हाइट अगर आप मेजर कर रहे हैं, दिस हाइट इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन और इंटीग्रल। तो आप बेसिकली जो NMR इंस्ट्रूमेंट है, ये इस इंटीग्रेशन को मेजर करता है। ईच पीक इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन जनरेटिंग दैट पीक। तो जिसने केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, वो जब इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो एक पीक की जो एरिया है या एरिया अंडर द पीक है, उसको इंक्रीज करेंगे और पीक जो है वो लंबी हो जाएगी। सो NMR विल वर्टिकली रन ए राइजिंग लाइन। इस तरीके से एक लाइन जो है ना, जैसे अगर यहाँ पे आपके पास एक NMR का सिग्नल है, तो यहाँ पे अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो आपकी इंटीग्रेशन 0 आ रही है। लेकिन जो ही पीक स्टार्ट होगी, तो यहाँ से ये इंटीग्रेशन राइज होगी और उसके बाद दोबारा फिर NMR फ्लैट हो जाएगा। तो ये जितनी हाइट इस पर राइज करता है, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रल वैल्यू। ओके, तो ये इंस्ट्रूमेंट आपको ये इंटीग्रेशन की वैल्यू प्रोवाइड करता है, और ये इंटीग्रेशन आप यूज करते हैं टू फाइंड the number of hydrogen making that peak. That is very important clue. जैसे इस स्पेक्ट्रम को देखें कि हमारे पास 3 पीक हैं, तो इसका मतलब यह है कि केमिकली 3 डिफरेंट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। उसमें एक केमिकली डिफरेंट प्रोटॉन ये है, एक CH2 का है,
और बाकी ये जो हाइड्रोजन है जो यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ है वो अटैच किए हुए हैं। तो ये केमिकली, तो हमारे पास 3 केमिकली डिफरेंट इन्वायरमेंट हैं, तो 3 ही डिफरेंट पीक मिलेंगी। एक पीक आपको इस एरिया में मिल रही है जो 2 के करीब है, तो 2 के करीब यू कैन प्रेडिक्ट व्हाट कैन बी द 2, दैट विल बी दिस प्रोडक्ट। और उसके बाद 5 के करीब आपको पीक मिल रही है, दैट मीन के देयर इज दिस हाइड्रोजन इज क्लोज टू सम ऑक्सीजन, तो ये हमें इस CH2 को इंडिकेट कर रही, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है, एंड द वैल्यू इज क्लोज टू 5। एंड देन अबव 7 वी हैव अनदर पीक जो कि इस एरोमेटिक रिंग को, प्रोटॉन को इंडिकेट कर रही है। ओके अच्छा, अब आपने इसको यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होती है कि अगर आपको इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ नीचे बाज़ का दी होती है, बाज़ का नहीं दी होती। अगर यहाँ वैल्यू नहीं दी हुई तो यहाँ पे इंडिकेट किया होगा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है या 1 लिखा हुआ, तो ये वैल्यू नंबर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप स्केल रख के, रूलर रख के आप यहाँ से हाइट को मेजर करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, और उस आप सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में इस हाइट को आप नोट कर लेंगे। उसके बाद दूसरी पीक, उसकी वैल्यू को आप नोट करेंगे वो कितनी हाइट पे है, और तीसरी पीक कितनी हाइट पे है। तो इनकी सब हाइट को आपने यहाँ नोट कर लेना है। तो हमारे पास एक सिग्नल है 55.5, दूसरा है 22 और तीसरा है 32.5 डिवीजन। अब आपने क्या करना है कि जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है, जैसे ये 22 है, इस पे ये सब वैल्यू को डिवाइड कर देना है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे लोएस्ट वैल्यू के साथ, तो इसका आंसर 2.52, इसका आंसर 1 और इसका आंसर 1.48 आ जाएगा। अब आप कोशिश करें कि ये सारे एक होल नंबर में आ जाएं। तो उसके लिए अगर हम एक नंबर ऐसा फाइंड आउट करें कि जिससे हम अगर इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दें विद द नंबर इन सच अ वे कि ये एक होल नंबर में आ जाए। ओके, तो उसके लिए मेरे ख्याल कि अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगी 1.96 और ये वैल्यू 2 आ जाएगी और ये वैल्यू आपकी 5.04 आ जाएगी। ओके, जो कि अप्रोक्सीमेट की जा सकती है 5, 2 और ये अप्रोक्सीमेट जो है वो सॉरी ये 2.96 आएगा, 2.96 सॉरी, सो दैट इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पीक 55.5 वाली है दैट इज ड्यू टू 5 हाइड्रोजन। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने होल नंबर जो है ना, पार्शल हम नहीं ले सकते क्योंकि 2.5 प्रोटॉन कोई चीज़ नहीं होती। तो आपने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये करीब क्लोज टू होल नंबर आ जाए। और उसके बाद जो दूसरी पीक जो 22 वाली है दैट इज मेड बिकॉज 2 हाइड्रोजन्स आर कंट्रीब्यूटिंग इन दिस पीक। और फिर तीसरी पीक जो है जो 32.5 वाली है दैट इज कंट्रीब्यूटिंग बाय कंट्रीब्यूटेड बाय 3 हाइड्रोजन। और अगर आप इसको कंपेयर करें तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन इस मेथड के साथ हैं, 2 हाइड्रोजन आपके यहाँ पे हैं और 5 हाइड्रोजन आपके एरोमेटिक रिंग में है। तो इस तरीके से आपने जो इंटीग्रेशन है उसको यूज करना है टू फाइंड आउट हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर मेकिंग दैट पीक। ओके, क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, लेट्स गो नेक्स्ट एक क्विज। अच्छा ये देखें यहाँ पे एक क्विज है आपके लिए, गैस वर्क है, यहाँ इंटीग्रेशन दी हुई है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि ये क्या है। ये आपको, आप इसको क्लोज टू 5 कह सकते हैं, ये क्लोज टू 2 है, दैट इज क्लोज टू 3। आप ये रेशो ले सकते हैं। हमारे पास IR का डेटा बता रहा है कि ये 1743 पे ये कोई पीक है। तो अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो एस्टर्स होते हैं उसकी जो कार्बोनिल है
that have the IR value around 1740. ओके, तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ एस्टर, जो कि हमें CO बॉन्ड की वाइब्रेशन से भी इंडिकेट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे दो वैल्यू हैं 798 750 वाट, ये ऊप हैं, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। और ये किस चीज़ की होती है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और अगर आप NMR देखें तो 7 पे आपको पीक नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, और चूंकि इसमें 5 हाइड्रोजन आपके ऑलरेडी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि 5 हाइड्रोजन बेंजीन रिंग के साथ होंगे, एंड दैट इज़ अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड, जो हमें यहाँ से भी कंफर्म हो रही है और यहाँ से भी आपने गैस कर लिया, और 5 हाइड्रोजन भी आपने उसके लगा लिए। MS डेटा कह रहा है कि ये 140 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। आप इसको रूल ऑफ 13 के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद इसका फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, बेस फार्मूला इसका फाइंड आउट करेंगे। तो C11 H18 इज़ द बेस फार्मूला। हमें IR से पता चला है कि ये एस्टर है, तो आपने 2 ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड कर देनी है, और इसमें C2H8 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें, तो हमारे पास आ जाएगा C9 H10 और O2। ओके, इसकी अगर आप IHD इसमें से फाइंड आउट करें, आई एम लिटिल बिट फास्टर, क्योंकि ये हमने आई थिंक 1000 टाइम किया हुआ है, तो यू शुड बी एबल टू डू दैट। तो IHD इसकी है 9 टाइम 2 इज़ 18 प्लस 2 इज़ 20, 20 माइनस 10 इज़ 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 5। तो हमारे पास 5 आ गई। इसकी IHD हम एरोमेटिक रिंग ऑलरेडी अज्यूम कर रहे हैं इसके अंदर है, तो 4 एरोमेटिक रिंग, 4 IHD यहाँ पे है, और एक IHD इसकी एस्टर की वजह से है। तो ये फंक्शनल आपने इतना मॉलिक्यूल तो इसका सॉल्व कर लिया है कि आपके पास एस्टर है, कार्बोनिल है, ऑक्सीजन, और उसके साथ कार्बन पे कोई लगी हुई है, कार्बन लगी हुई है ऑक्सीजन के साथ। ओके, अब आपने चाहे तो आप NMR डेटा यूज़ कर लें, चाहे तो आप मास डेटा यूज़ कर लें, बट यू विल रीच इवेंचुअली टू द सेम इंफॉर्मेशन। आई जस्ट वांट टू बी लिटिल बिट क्विक। तो हमारे पास केमिकली इक्विवेलेंट जो प्रोटॉन हैं वो 3 किस्म, केमिकली नॉन इक्विवेलेंट 3 प्रोटॉन है। एक तो बेंजीन रिंग सेपरेट हो गई, उसके बाद एक 2 प्रोटॉन की पीक है। तो 2 प्रोटॉन का मतलब यह है कि एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, बिकॉज 2 हाइड्रोजन आर कंट्रीब्यूटिंग। यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है। ओके, अब ये देखें इनकी केमिकल शिफ्ट ये बता रही है कि ये 2 के करीब है, तो इट इज़ नॉट अटैच टू एनी हेट्रोएटम। तो हेट्रोएटम हमारे पास ऑक्सीजन है, सो इट इज़ नॉट अटैच टू ऑक्सीजन। जबकि ये कार्बन जो है इसकी केमिकल शिफ्ट 5 से ऊपर चली गई है, तो इसका मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन, ये कार्बन किसी साइड पे ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो ऑक्सीजन के साथ अगर सिंगली साइड पे अटैच हो तो वैल्यू 4 तक जाती है, यहाँ तक आती है। तो इसका मतलब इसके साथ कोई और भी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, जो कि बेंजीन हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो अटैचमेंट है दैट इज स्टिल ओपन एंड इट कैन नॉट बी ऑक्सीजन। अब यहाँ ऑक्सीजन नहीं हो सकती, क्यों? भाई कार्बोनिल यूज हो ऑक्सीजन, जाएगी। हाँ, ऑक्सीजन आपकी इस कॉम्बिनेशन में आएगी। अगर आपने एक ऑक्सीजन यूज कर ली है तो यू आर बाउंड टू मेक इट एस्टर, क्योंकि आपके फंक्शनल ग्रुप में एस्टर है। तो एस्टर आप इस ऑक्सीजन का ही बना सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लगाएंगे ना, यहाँ पे कार्बोनिल बनाएंगे तो इट विल बी कीटोन एंड इट कैन नॉट बी एस्टर। सो इसलिए ये जो है ना, यहाँ साइड पे नहीं, आप एस्टर इस साइड पे ही बना सकते हैं। ओके, तो अब आपके पास एक साइड पे ओपन ये है रिंग, और एक साइड पे ओपन ये एंड आ गया। तो ये 2 एंड आपने किसी ने, ये हमारे पास 2, जब CH3 होता है तो इसका सिर्फ एक ही एंड होता है, CH2 के 2 एंड होते हैं। तो वो एक एंड ओपन ये पड़ा हुआ है, एक एंड ये ओपन पड़ा हुआ है। तो अब आप इसमें क्या लगाएंगे? एक साइड पे आप बेंजीन रिंग लगा देंगे,
और दूसरी साइड पे आप मेथड लगा देंगे एंड हियर इज योर मॉलिक्यूल जिसको आप प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं. So that is structure of this compound. Question? मैं क्लास में हूँ. Any question? No, sir. No? All right. No. चले. No, sir. So answer the structure is shown in the previous slide. उसका स्पेक्ट्रम के साथ हमने इसको कंपेयर किया था. अच्छा, स्पिन स्प्लिटिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और ये इस नेक्स्ट लेक्चर के बाद आपको प्रीटी मच एनएमआर की इंटरप्रिटेशन आ जाएगी इंशाल्लाह. और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अभी बताएं. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्विज स्टार्ट करते हैं.